तो आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में आज हम आपके लिए लेके आए हैं विगत परीक्षाओं में पूछे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित हैं। और ये हमारे आगामी परीक्षाओं जो कि जैसे कि जीडीसी एग्ज़ाम है, जीआईसी का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और इसके अलावा जो सीटेट और टेट एग्ज़ाम है उनमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जो मित्र पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपको डिटेल में भी सारे चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, बीच बीच में आपको प्रश्नों का संग्रह भी उपलब्ध कराते हैं। तो इन प्रश्नों को हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे पूछे गए हैं और कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है। जो शिक्षण है हमारा, जो टीचिंग है, उसमें जो संप्रेषण होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है वो किस हमारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला इन्फोटेनमेंट, दूसरा है एजुटेनमेंट, तीसरा एंटरटेनमेंट और चौथा है पावर इक्वेशन। ठीक है, तो क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए इसका संबंध एजुटेनमेंट से होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित तो कतई नहीं होगा। दूसरा है छात्र केंद्रित, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। तीसरा है सामान्य केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये तीनों ऑप्शन इसमें से सही नहीं है और छात्र केंद्रित वाला क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, अध्यापक या अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। ठीक है, जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, इन तीनों का संबंध अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली, जिसको बेस्ट कहते हैं, उससे संबंध इनका नहीं है। ठीक है, ये उसके मतलब अध्यापन में कहीं ना कहीं सहयोगी अवश्य हैं, लेकिन सर्वोत्तम प्रणाली के अंतर्गत इनको नहीं रखा जा सकता। इसमें कौन सा रखा जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें चर्चा की प्रारंभ करने की पहल कौन करता है? टीचर करता है, और उसमें भाग लेने के लिए वो शिक्षकों को क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को क्या करता है? बुलाता है कि आप लोग इसमें आइए और अपने 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 व्यू या जो भी सिद्धांत से संबंध में समझ है आपकी वो उसको व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? अगर कक्षा में बातचीत हो रही है शिक्षक और छात्रों के मध्य, तो क्या उभर कर आना चाहिए? तर्क वितर्क उभर के आना चाहिए, सूचना आना चाहिए, विवाद आना चाहिए या फिर विचार? तो यहाँ पे सी ऑप्शन विचार सही है। विचार उभर के आने चाहिए, मतलब कि छात्रों के किसी विषय पर क्या उनके विचार है, क्या उनकी सोच है, कैसी उनकी धारणा है, इस संदर्भ में जानने का प्रयास किया जाना चाहिए जो संवाद होता है कक्षा में। ठीक है, दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से क्या अभिप्राय है? दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ने से क्या अभिप्राय यहाँ पे पूछा गया है? तो कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है। तीसरा है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए और चौथा है बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। ठीक है, तो छड़ी से पीटने की अगर बात की जाए, शारीरिक दंड की बात की जाए, तो ये तो सारी दोनों ही हमारे कानूनी तौर पे गलत हैं। कक्षा पर दंड पर रोक लगा देनी चाहिए, बिल्कुल। अगर दंड नहीं दोगे तो बच्चे उद्दंडता भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आवश्यकता के अनुसार अगर छात्र अवांछित व्यवहार कर रहे हैं, अवांछित व्यवहार मतलब जो कक्षा के लिए उचित नहीं है, तो वहाँ पर दंड दिया जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता पर निम्नलिखित में से कौन सूचक है? शोध पत्रिका में कौन सूचक है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा हमारा ए, प्रभाव गुणक। ठीक है, प्रभाव गुणक यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन को यहाँ पे पहचानना है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। दूसरा है, परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है, तो बिना मान्यता के कोई तर्क का आधार होता ही नहीं है। फिर है, परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है, तो ये भी कहा नहीं जा सकता, ये प्रस्तावित स्पष्टीकरण होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उद्देश्य केंद्रित होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। फिर है डी, वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जो परिकल्पना की जाती है वो कहीं ना कहीं कुछ आधारों पर होती है और उसके आसपास ही हमारा शोध घूमता है। ठीक है, जो शोध के जितने भी पैटर्न हैं, जो भी हम पॉइंट्स, जो भी चरण अपनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं परिकल्पना के हमारे आसपास ही होते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शोध
निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शोध की जो अवस्थाएं दी गई हैं, कैसे रिसर्च करना है, तो उनको यहाँ पे क्रम से लगाना है। तो पहला शोध समस्या का निर्धारण पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरा है शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर आएगा कार्यप्रणाली, तीसरे नंबर पे कार्यप्रणाली आएगी। चौथे नंबर पर आएगा डाटा संग्रहण, ठीक है। पाँचवें नंबर पर आएगा डाटा विश्लेषण और छठवें नंबर पे आएगा हमारा परिणाम और चर्चा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, 1 2 4 3 5 6, ठीक है। फिर एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है। स्वनिर्मित परिभाषा कैसी होती है? न सत्य होती है और ना ही असत्य होती है, क्योंकि किसी विषय पर जो भी परिभाषा किसी के द्वारा दी जाती है वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब कि अनुभवों पर आधारित होती है। तो वो कहीं कुछ बिंदुओं पर सही भी हो सकती है और कहीं कहीं पर वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं और कौन से प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बीच बीच में। तो ALU का अर्थ क्या है? तो ये आपको सभी को पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU का अर्थ है। ICT के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? डी, ठीक है। अब इसकी डिटेल हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि कंप्यूटर से ज़्यादा संबंधित जानकारी मुझे है नहीं। तो ये कंप्यूटर वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। इसका मतलब क्या है? MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? MS ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है .docx, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक। .docx, ठीक है, .docx, ठीक है। ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या पूछा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है ये, अरे यार। हाँ, एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कौन सा है? POP एक उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को अपने कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ अमेरिकी वैज्ञानिक संघ के अनुसार लिखे गए हैं, ठीक है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक संघ ने बताया हुआ है कि जब कोई शोध पत्रिका प्रकाशित होती है तो उसमें से किसी राइटर्स का जो रेफरेंस है कैसे दिया जाएगा, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे ए ऑप्शन सही बताया गया है कि जैसे कभी कोई बुक छपी होती है तो उसमें जो रेफरेंस दिए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले राइटर का जो सरनेम होता है वो आता है, फिर राइटर का नाम आता है, किस ईयर में बुक पब्लिश हुई है वो आएगा, बुक का नाम क्या है, कहाँ से प्रकाशित हुई है, ठीक है। तो ये सारा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जन एवं पर्यावरण से रिलेटेड है। जन एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन में से ये देख लेते हैं, नगोया उपसंधि किससे संबंधित है? तो नगोया उपसंधि संबंधित है जैव विविधता से। नगोया उपसंधि का संबंध किससे है? जैव विविधता से। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में जीवाश्मी ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वो है जल ऊर्जा, जिसको हाइड्रो पावर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे और भी प्रश्नों के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। जो मित्र इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी ठीक से करिए। जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे सारे प्रश्नों के साथ हम उपलब्ध होंगे आप समझ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।